नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स, वो भी निःशुल्क। साथ ही में आज बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि डीएस एकेडमी का जो लक्ष्य है हिंदी के संपूर्ण कोर्स देने का, वो पूरा हो सके। जिसको इस कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचे, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज हम लोग शुक्ल जी को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम पढ़ेंगे। उनके इतिहास के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अंतिम तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बस इतना ही कहना है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आप लाइक कर देंगे तो मुझे लगेगा कि आपने अटेंडेंस लगा दी है, आपने क्लास ले ली है। और हमारा जो ये कोर्स क्लासेस चल रही हैं, ये यूट्यूब पर ही आती रहेंगी। कोई हमारी कोचिंग का इस तरह से है नहीं। कई कमेंट्स आए थे कि आप कहाँ पढ़ाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव आने का हमारा भी, हम सुविधा के अनुसार हम लाइव आएंगे। अभी लाइव हम क्लास ही नहीं दे पाएंगे, तो आप नोटिफिकेशन चेक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो से लाभ मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। कल हमने इससे पहले वीडियो में देखे थे मिश्र बंधु के इतिहास तक हम लोग पहुंचे थे कि मिश्र बंधुओं ने इतिहास लिखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में। तो चलिए चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में जानते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति में लिखा, कब लिखा और कैसे कैसे उसका संस्करण हुआ था। तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो समय है 1884 से 1841 ईस्वी के बीच में इनका समय ठहरता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इनका जो जन्म हुआ था अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जन्म समय हम इतिहासकारों को इसलिए बताते हुए चल रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, नेट की परीक्षाओं में साहित्य इतिहासकारों के क्रम से प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनका एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उन नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह इतिहास ग्रंथ है। इससे पहले जो इतिहास लिखे गए थे उनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां थी। दोष इनके इतिहास में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा दोष नहीं है। इनका इतिहास, इनके बाद में जो इतिहास लिखे गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में जो इतिहास लिखे हैं इतिहासकारों ने, वो इनके इतिहास को पढ़ने के बाद ही लिखे हैं। यानी कि इनका जो इतिहास एक तरीके से कहें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर साबित होता है। इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। नागरी प्रचारणी जो सभा है, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने काम दिया था कि आप एक मैटर तैयार कीजिए इस तथ्य पर। वो जो तथ्य था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जब ये इतिहास लिखा गया था। इसके बाद में देखते हैं इसका प्रकाशन कैसे हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका का शीर्षक, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका थी, हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये पहले इतिहास आया था। उसके बाद में हिंदी साहित्य इतिहास की जो भूमिका थी, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका का जो शीर्षक था वो था हिंदी साहित्य का विकास। यहां से कई बार प्रश्न बन चुका है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका का जो शीर्षक था, जो प्रकाशन हुआ था, वो किस नाम से हुआ था। तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसका जो है ये हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका थी। भूमिका का जो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास था। पहले जो ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से लिखा गया था, और हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका
या हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भूमिका थी, उसमें ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशन हुआ। यानी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका का जो अगला नाम लिख आया था वो हिंदी साहित्य का विकास था। आगे है, यह नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ है। कई बार प्रश्न बनता है कि कौन सा इतिहास किस संस्था से प्रकाशित हुआ है, तो ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। आगे है, यह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। हम जब लेखन पद्धतियों का वर्गीकरण कर रहे थे, उनको समझ रहे थे, उस समय हमने चर्चा की थी कि विधेयवादी पद्धति क्या है। तो इस विधेयवादी पद्धति को आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आगे है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का मुख्य आधार युगीन प्रवृत्ति एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को माना है। आचार्य शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, इसमें जो उन्होंने काल विभाजन किया है वो किया है युगीन प्रवृत्ति, यानी कि उस समय का जो समय चल रहा था, जो उस समय जैसे कि आदिकाल में इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को इन्होंने जब वीर गाथा काल किया है, वो काल विभाजन किया है वीर गाथा काल, तो उस समय क्या है कि युद्धों का वर्णन ज्यादा है, इसीलिए इन्होंने वीर गाथा का नाम दिया। भक्ति काल में, निर्गुण संप्रदाय में, रीति काल में, तो इन्होंने उस समय की जो वर्तमान युगीन प्रवृत्ति थी कि किस तरफ जनता का मुख है या कवि किस तरफ लिख रहे हैं, युगीन परिवेश को देख के इन्होंने काल विभाजन किया। और दूसरा जो मतलब इन्होंने मुख्य आधार लिया था वो था इतिहास ग्रंथ। ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रसिद्धि यानी कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जैसे कि इन्होंने कबीर को कबीर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है अपने इतिहास में, और तुलसीदास जी को दिया है, रामचरितमानस को दिया है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण इतिहास जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनको इन्होंने स्थान दिया है। तो शुक्ल जी ने जो अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया है वो दो आधारों पर किया है। एक युगीन प्रवृत्ति, युगीन प्रवृत्ति को युगीन तात्कालिक परिस्थिति भी हम बोल सकते हैं। और जो हमारे ग्रंथों की प्रसिद्धि की बात आ रही है, तो ग्रंथों की प्रसिद्धि में भी हम मतलब कह सकते हैं कि जो साहित्यिक जो संदर्भ हैं उनके आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। एक चीज और साझा कर दें यहाँ पर आपसे कि आप देखते चलिएगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा चीजें हम बोर्ड पर नहीं लिखे होते हैं, लेकिन हम पढ़ाते हुए उन क्वेश्चन फॉर्मेट को भी बोलते चले जाते हैं, तो आप नोट करते हुए चलिएगा। कई बार क्या होता है कि हम पूरा क्वेश्चन ही यूं ही बोल देते हैं, लेकिन बोर्ड पर वो लिखा हुआ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 997 रचनाकार रचनाकार लगभग 1000 रचनाकारों को शामिल किया है। शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें इन्होंने 997 रचनाकारों को शामिल किया है। और यदि लगभग में बात आती है तो 1000 हैं, जैसे कुछ फुटकल में है, कुछ छूट जाते हैं, एक एक दो दो लाइन में उनका नाम दे दिया है, तो इस तरह से 1000 है, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 997 है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, इसका संशोधित एवं परिवर्तित रूप 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1940 ईस्वी में अगर शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार बात करें तो संबत 1997 में इसका संशोधित और परिवर्तित रूप आया था। स्पष्ट है? आगे देखते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। 1929 वाला प्रश्न देखिए यहाँ पे समझा दे, ये 1929 वाला प्रश्न भी कई बार बन चुका है। ये तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ये टीजीटी पीजीटी में अनेक बार प्रश्न बना है। इसके बाद में हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। आगे प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका का शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका का शीर्षक क्या था? तो ये आपका हिंदी साहित्य का विकास था। ये प्रश्न 2018 में एलटी में बन चुका है। हूबहू यही प्रश्न बना है यूपी पीएससी एलटी में, एलटी ग्रेड के 2018 में। आगे है आपका प्रश्न। आगे तथ्य है कि इस इतिहास ग्रंथ में कुल शुक्ल जी ने रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर
अधिक बल दिया है। महत्वपूर्ण है कि इस इतिहास ग्रंथ में, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ में, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इसमें रचनाकारों को महत्व ना देकर, उनके इतिवृत्त को महत्व ना देकर, उनका जो लेखन है या लेखन शैली का जो वैशिष्ट्य है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये था शुक्ल जी के इतिहास के विषय में। आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज क्लास थोड़ा लंबी होगी क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास से संबंधित जो कथन हैं, परिभाषाएं हैं, वो भी हम लेकर आए हैं। और अगर यहां से कुछ बच जाता है तो जो टेस्ट होगा पीडीएफ से, उसमें आपको बचे हुए तथ्य मिल जाएंगे। वैसे तो तथ्य बच नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट आपको उसी में देखने को मिलेगा। देखते हैं इतिहास के विषय में इनके। इन्होंने, शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को, अपभ्रंश साहित्य को, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए, हिंदी से अलगाते हुए, हिंदी से अलगाते हुए, यानी कि अलग करते हुए, पूर्व पीठिका के रूप में, पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है, वर्णित किया है। आगे देखते हैं, अगला तथ्य है, इस इतिहास ग्रंथ में, इस इतिहास ग्रंथ में, इस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन, काल विभाजन तार्किक एवं, काल विभाजन तार्किक एवं सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित किया गया है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में, ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को, 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है, 4 कालखंडों में विभक्त किया है। इतिहास ग्रंथ में कालखंडों में विभाजित किया है। विभाजित किया है। आगे देखते हैं कौन कौन से कालखंड हैं, इनको देख लेते हैं। विभाजित किया है, पहला है आदिकाल,
आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। वीर गाथा काल और इसका जो समय है विक्रम संवत 1050 से 1300 1050 से 1375। दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल। अभी हम यहाँ पे बेस करेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे पूरे काल विभाजन में, जब इतिहासकारों का काल विभाजन करेंगे उसमें विस्तृत देखेंगे। तो पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल इसका जो नाम है भक्ति काल। भक्ति काल और ये है आपका विक्रम संवत 1375 से 1700। विक्रम संवत 1375 से 1700। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल और इसको कहा जाता है रीतिकाल। इसका जो समय है विक्रम संवत 1700 से 1900 यानी कि पूरे 200 वर्षों ये चला है आपका रीतिकाल। चौथा और अंतिम है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल कहें तो गद्य काल। गद्य काल इसका जो समय है विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1900 से अद्यतन तक यानी कि आज तक ये है। आगे देखते हैं एक और तथ्य। शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त कवियों को स्थान दिया है। बहुत ज्यादा ये चक्कर में नहीं पड़े थे रीतिमुक्त कवियों को। अभी जब परिभाषा देखेंगे तो इनकी पूरी समझ में आ जाएगा। रीतिमुक्त कवियों को स्थान दिया था। चलिए देखते हैं इतिहास के विषय में। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए यानी कि हिंदी से थोड़ा सा दूर करते हुए या इतर करते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को कहां पर स्थान दिया है, तो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा पूर्व पीठिका के रूप में स्थान दिया है। किसको? अपभ्रंश साहित्य को। महत्वपूर्ण है, नवीन तथ्यों के अनुसार प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन तार्किक एवं सुव्यवस्थित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, यह हम पहले कह चुके हैं कि आगे के इतिहासकारों के लिए मील का पत्थर साबित होता है। कोई भी हिंदी पढ़ना शुरू करता है बीए के बाद में, जब भी
टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाएं देने आता है तो पहले ही कहा जाता है कि ये पोथी है, मानस की तरह, रामचरितमानस की तरह आपको इसको अपने पास रखना ही होता है और पढ़ना भी होता है। इसीलिए तो इसका जो काल विभाजन किया है शुक्ल जी ने, वो एकदम तार्किक रूप में है, बहुत ज्यादा। हालांकि विवाद तो इनके इतिहास में भी हुए हैं क्योंकि इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है, आगे हम देखेंगे। तो तार्किक एवं सुव्यवस्थित है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, छायावाद तक का इनका इतिहास मिलता है और उसमें भी बहुत व्यवस्थित रूप से ये चले हैं लिख करके। आगे बढ़ते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को, इनके जो इतिहास, देखिए यहां से प्रश्न बनते हैं, शुक्ल जी के इतिहास से एक एक लाइन से दो दो प्रश्न भी बन जाते हैं। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों का इतिहास लिखा है, तो 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। और उस इतिहास को, या कहें कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है, तो इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है, तो ये 4 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है। 4 कालखंडों में है। पहला है आदिकाल, या कहें वीर गाथा काल, जो शुक्ल जी ने नाम दिया है। इसका समय है विक्रम संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। इसका समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत। इसके बाद है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में आपका आ जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल में इन्होंने समय दिया है 1700 से विक्रम संवत 1700 से 1900, 200 वर्षों का इतिहास है। इसके बाद में आपका आ जाता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य खंड कहा है या गद्य काल कहा है। इसका समय है विक्रम संवत 1900 से अद्यतन, यानी कि आज तक। ये शुक्ल जी का काल विभाजन है, यहां से प्रश्न बनते हैं। अगला है, शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, इन्होंने 2 श्रेणियों में रीतिकालीन कवियों को बांटा है। और जो इनसे रीतिबद्ध और रीतिमुक्त से बचे, उनको फुटकल कवियों में इन्होंने डाल दिया। इनकी एक विशेषता ये रही है कि जो इनके मानक पर थे, या जिनका जो साहित्यिक, या कहें कि जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, या जो इतिहास, मतलब जो एक तरीके से जो उनके ग्रंथ थे या रचनाओं में जो वैशिष्ट्य था, उन रचनाओं के वैशिष्ट्य पे पूरा ना उतरने वाले कवियों को ये फुटकल की श्रेणी में डाल देते थे। इनके इतिहास में हर भाग में जाके फुटकल कवि मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। शुक्ल भी बहुत लंबे हैं, क्या करें। सबसे ज्यादा तथ्य, जबकि इनके इतिहास से संबंधित ही परिभाषाएं हम लेके आए हैं कि आलोचकों ने या इन्होंने अपने इतिहास के विषय में कौन कौन से कथन दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने, अगला कथन देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण व सगुण धाराओं में विभक्त किया है। विभक्त कर पुनः उन्हें दो उपशाखाओं ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय तथा कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा
राम भक्ति शाखा में वर्गीकृत किया है। में वर्गीकृत किया है। आगे देखते हैं अगला तथ्य। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों के जीवन परिचय को इतना महत्व नहीं दिया है, इतना महत्व नहीं दिया जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को, जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को दिया है। आगे देखते हैं अगला कथन। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में अपने इतिहास में दोहरे नामकरण किया है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में युगों का दोहरा नामकरण किया है। इसके बाद देखते हैं अगला तथ्य। इन्होंने यानी कि शुक्ल जी ने गौड़ कवियों को फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। गौड़ कवियों को फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। आगे देखते हैं। इन्होंने प्रवृत्ति के अनुसार महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान दिया है। आगे देखिए अगला देखते हैं। इन्होंने हिंदी का पहला कवि महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला कवि मुंज को माना है। देखिए अलग अलग रहता है लेकिन यहां पर इन्होंने मुंज को माना है। आगे है
आचार्य शुक्ल का इतिहास। आचार्य शुक्ल का इतिहास। आचार्य शुक्ल जी का इतिहास, उनके व्यापक दृष्टिकोण, उनके व्यापक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन, वैज्ञानिक विवेचन, विवेचन पद्धति एवं सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर लिखा गया है, एवं सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर लिखा गया है। एक तथ्य और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में इनका नाम, यानी कि शुक्ल जी का नाम, इनका नाम सर्वोपरि है। ये थे अभी तक के तथ्य। देखते हैं आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण व, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें शुक्ल जी ने जो भक्ति काल है उसको निर्गुण और सगुण दो धाराओं में विभक्त कर दिया है। पहले बांटा है निर्गुण और सगुण धारा में। इसके बाद में इनकी भी दो दो उपशाखाएं कर दी हैं, जिसमें आपके निर्गुण यानी कि निराकार ईश्वर, जिसको ना देखा जा सके, जिसका कोई आकार ना हो, इस तरह की शाखाओं में इस तरह का जो निर्गुण है उसको दो भागों में बांटा है। आपकी ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा में आप देखेंगे, आगे चल के हम देखेंगे कि उसके प्रवर्तक कबीर, नामदेव माने जाते हैं। और वहीं पे जो निर्गुण जो शाखा है, निर्गुण की जो दूसरी निर्गुण की जो शाखा दूसरी आएगी वो है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके मूल रूप से जो देखे जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इन्होंने दो उपशाखाओं यानी कि ज्ञानाश्रयी, इसके अंतर्गत कबीर आएंगे, प्रेमाश्रयी इसके अंतर्गत आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी, तथा कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा ये आ गई आपकी सगुण में। सगुण यानी कि जिसका साक्षात रूप या मूर्ति रूप हमें दिखाई देता है, जिसमें कि आपके कृष्ण और राम भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो शाखा चली है कृष्ण से संबंधित, उसमें आप देखेंगे सूर, विट्ठल, इन सब ने उपासना की है कृष्ण की। और वहीं पे राम भक्ति शाखा में रामानंद है, तुलसीदास जी हैं। तो ये राम भक्ति शाखा में इन्होंने वर्णित कर दिया है। यानी कि भक्ति काल को मुख्य दो शाखाओं में बांटा है, सगुण और निर्गुण। इसके बाद भी दो दो उपशाखाओं में बांटा है। निर्गुण को आपके ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रय, और सगुण को कृष्ण और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत विभक्त किया है। आगे है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों के जीवन परिचय को इतना महत्व नहीं दिया है जितना उनकी रचनाओं के वैशिष्ट्य को स्थान दिया है, या उनकी जो रचनाओं का मूल्यांकन है उसको स्थान दिया है। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में युगों का दोहरा नामकरण किया है। दोहरा नामकरण अभी हमने पीछे देखा है, आदि काल को वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है। तो इस तरीके से दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति उन्होंने रखी है। ये एक विशेषता भी हो सकती है, एक दोष भी हो सकता है। आगे है कि इन्होंने गौण कवियों को फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने क्या किया है, जो जिनकी रचनाओं का मूल्यांकन सही है या एक वैशिष्ट्य में रचना है, तो उन कवियों को तो श्रेणी में रखा है, बाकी सबको नकार के फुटकल में डाल दिया है। अगला है कि इन्होंने यानी कि शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के अनुसार महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान दिया है। जिन रचनाकारों की रचनाओं में या उनके रचनाकारों के वैशिष्ट्य में प्रवृत्ति थी, अच्छा साहित्य था, अच्छी कविताएं थी, उनको स्थान दिया है, बाकी को नकार दिया है।
आगे देखते हैं कि इन्होंने हिंदी का पहला कवि मुंज को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? मुंज को माना है। आगे चर्चा करेंगे इस बात की भी कि किसने किसको पहला कवि माना है, लेकिन जितना इतिहास में आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे दे रहे हैं। आचार्य शुक्ल जी का इतिहास उनके व्यापक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन पद्धति एवं सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर लिखा गया है। शुक्ल जी एक निबंधकार, आलोचक, समीक्षक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। काव्य भी उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है, निबंध भी लिखे हैं। तो उनका जो ये इतिहास ग्रंथ है, उनकी व्यापक दृष्टिकोण, जो विस्तृत दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक तर्क के रूप में इन्होंने अपने इतिहास को लिखा है, जो विधेयवादी पद्धति है, विवेचन पद्धति और सूक्ष्म विश्लेषण इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में इनका नाम सर्वोपरि है, यानी कि शुक्ल जी का इतिहास जो है, या इनके इतिहास का जो नाम है, या शुक्ल जी का जो नाम है, वो हिंदी साहित्य इतिहासकारों में सर्वोपरि है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है शुक्ल जी, और यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट, सभी परीक्षाओं में ये अछूते नहीं रहते। चलिए देखते हैं शुक्ल जी ने, अभी देखते हैं इन्होंने आधार क्या लिया है। शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास, अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की भूमिका में, ग्रंथ की भूमिका में, कई बार भूमिका से भी प्रश्न आते हैं, तो शुक्ल जी का इतिहास जब भी पढ़ें आप भूमिका को भी आराम मतलब अध्ययन करें अच्छे से। भूमिका में आधार स्रोत, आधार स्रोत ग्रंथों के नाम भी दिए हैं। ग्रंथों के नाम भी दिए हैं, के नाम भी दिए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, यह है आपकी राम नरेश त्रिपाठी जी की, राम नरेश त्रिपाठी। दूसरी है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला और ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार, यह है आपकी वियोगी हरि की। इसके बाद अगली है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, और ये है आपकी मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधु ये इनकी है। तो यही इतिहास मतलब अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में ये महत्वपूर्ण है जिनका इन्होंने परिचय दिया है। आगे देखते हैं परिभाषाएं इनके इतिहास से संबंधित। देखते हैं इतिहास में, इतिहास में उन्होंने यानी कि शुक्ल जी ने, उन्होंने जुटाया है, जुटाया है, जगाया नहीं, यानी कि नया नहीं खोजा है, सिर्फ तथ्यों का संकलन किया है, जगाया नहीं। ये कथन है आपके जैनेन्द्र कुमार का, जैनेन्द्र कुमार जी का ये कथन है शुक्ल जी के इतिहास के संदर्भ में। तो देखते हैं ये पहला कथन था।
दूसरी परिभाषा देखते हैं, परिभाषाएं चल रही हैं। दूसरी है अनुपात की दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश, स्वल्प और अंश, स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपक प्रवृत्ति निरूपण परक है अधिकांश विवरण प्रधान है। ये जो कथन है, ये कथन शुक्ल जी के संबंध में नलिन विलोचन शर्मा जी का है। नलिन विलोचन शर्मा जी का ये कथन है। आगे देखते हैं अगला तीसरा कथन। तीसरा कथन है शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। और ये जो कथन है, ये कथन है आपका डॉक्टर नामवर सिंह। ये देखते हैं, अभी कुछ परिभाषाएं और बची हैं, देखते हैं। शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की भूमिका में आधार स्रोत ग्रंथ के नाम भी दिए हैं। शुक्ल जी ने क्या किया है कि जहां से आधार लिए हैं, ऐसा उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उनका, उसकी भूमिका में दिए हैं। दिया क्या है इतिहास ग्रंथों में, पहले उन्होंने दे दिया है कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी की, हिंदी कोविद रत्नमाला और ब्रज माधुरी सार, ये आपके योगी हरि जी की दोनों रचनाएं हैं, इनसे भी इन्होंने आधार लिए हैं। और मिश्र बंधु विनोद, जो आपका मिश्र बंधुओं का इतिहास है, उससे भी इन्होंने इतिहास में आधार इनको बनाया है, इतिहास लिखने के उसमें। आगे देखते हैं, ये था। यहां से प्रश्न बन जाता है, हो सकता है कोई और नवीन रचना यहाँ पे दे दी जाए और पूछा जाए कि किसको इतिहास लिखने का आधार नहीं बनाया है, हो सकता है वो कोई और अन्य रचना हो। महत्वपूर्ण यही थी, ये कई बार पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं शुक्ल जी के इतिहास के संबंध में कुछ आलोचकों ने कहे या कुछ इतिहासकारों ने परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं से परिचित होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, पहली परिभाषा है कि इतिहास में उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। ये कहने वाले हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का कहना है कि जो शुक्ल जी का इतिहास है उसमें उन्होंने जुटाया है, मिश्र बंधुओं के इतिहास से तथ्य ले लिए, कविता कौमुदी से तथ्य ले लिए, तो ये सब उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं, यानी कि अपने उस स्तर से इन्होंने बहुत कम लिखा है, बस तथ्यों को संकलित किया है, ऐसा कहने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार जी। अगली परिभाषा है कि अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है।
अधिकांश विवरण प्रधान है। शुक्ल जी के इतिहास के विषय में किसने कहा है कि अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है और अधिकांश विवरण प्रधान है, यानी कि इसमें विवरण अधिक दिए गए हैं और जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति निरूपक जो निरूपण है वो प्रवृत्ति बहुत कम है। जबकि शुक्ल जी के इतिहास, शुक्ल जी खुद कहते हैं इसको, लेकिन ऐसा कहने वाले कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि शुक्ल जी के इतिहास में प्रवृत्ति निरूपण जो है वो बहुत कम है और जो विवरण है वो बहुत अधिक है। ऐसा कहने वाले नलिन बिलोचन शर्मा है। अगली परिभाषा है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, ऐसे कहने वाले कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर, यानी कि दोबारा से फेरबदल करके मानवीय चेतना के स्तर से उसे साहित्य बना दिया, ऐसा कहने वाले डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं, अगला कथन देखते हैं। चौथी परिभाषा हम देख रहे हैं, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन की, जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन की पद्धति को बढ़ाकर, इतिहास लेखन की पद्धति को बढ़ाकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं, एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। ये जो कथन है, ये आपके कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर
नगेंद्र जी का ये कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन देखते हैं, 3 कथन और बचे हुए हैं। 5वां अगला है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये जो कथन है, ये कथन आपका शुक्ल जी के इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में है। एक कथन और देख लेते हैं। 6वां क्या है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ये जो कथन है, ये आपका शुक्ल जी का है और ये शुक्ल जी के इतिहास से ही है, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है। एक परिभाषा और बची है, अगले पेज में देखते हैं परिभाषा कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ाकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। ऐसा जो कथन कहा है, ये कथन कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, क्षमा कीजिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है शुक्ल जी के विषय में और शुक्ल जी के इतिहास के विषय में। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगली परिभाषा है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किस इतिहास के संदर्भ में है? यहाँ पे प्रश्न इस तरह से बनेगा। तो ये शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, उसके विषय में कहा गया है। अगली परिभाषा देखते हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने ये कथन मिश्र बंधुओं के इतिहास से जब साक्ष्य लिए हैं, उसके संदर्भ में ये कहा है, लेकिन ये कथन इन्हीं का है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। छठी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है कवियों के परिचयात्मक
कवियों के परिचयात्मक कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूं। मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूं। अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना था। न कि कवि कीर्तन करना था। ये कथन शुक्ल जी का है और ये शुक्ल जी के इतिहास से है। शुक्ल जी का है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो यहीं तक रहेगी। देखते हैं अगली जो परिभाषा थी कि कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना था। शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ पे कि मेरा जो उद्देश्य था कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन करना अधिक नहीं था। मेरा उद्देश्य इतना था कि मुझे अपना इतिहास ग्रंथ लिखना था, ना कि कवियों के नामों का कीर्तन करना था। यह कथन शुक्ल जी का है, शुक्ल जी के इतिहास में ही से लिया गया है। तो ये आज हमारे शुक्ल जी यहीं तक है। इसके बाद जो आगे के इतिहासकार हैं उनके संदर्भ में अगली वीडियो में मिलेंगे। शुक्ल जी थोड़ी विस्तृत चर्चा थी इस पे, एक बार पुनः देख लीजिए। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 में है। इससे पहले ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ है। दोबारा इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि वहां पे पहले लिखा हुआ था। ये पहले लिखा गया था ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उसके बाद में जो ये भूमिका थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इसके बाद में जो ये प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसकी जो सही तिथि है वो जनवरी 1929 है। इसमें आप जनवरी भी लिख लीजिए, कई बार प्रश्न गहराई से बन जाता है, तो ये जनवरी है। और इसके बाद में इस इतिहास ग्रंथ का जो परिवर्धित जो संस्करण आया था, परिवर्धित संस्करण वो आया था 1940, यानी कि संवत में कहें तो आपका 1997 में। ये थे आपके शुक्ल जी।
आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसके बाद मिलेंगे अगले इतिहासकारों के साथ में अगली वीडियो में। देखिए, आज नवरात्रि भी है और हिंदू कैलेंडर से के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक नव वर्ष हमारा शुरू हुआ है, तो क्यों ना आज ही से अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। और आप एक प्रण कर लीजिए कि देखिए, जब तक अगर परीक्षा तिथि घोषित नहीं होती है हम इसी क्रम में चलते रहेंगे। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। कई कमेंट्स आ रही थी कि मैम आप हमें 6 महीने पहले मिल गए होते तो हमारी तैयारी अच्छी हो गई होती। ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी से हमारे साथ लगिए। अभी परीक्षा की कोई निर्धारित तिथि नहीं हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में मैसेज देते रहिए। अगली वीडियो जैसे ही आएगी हम उसमें आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं हमने ही सही पढ़ाया है, क्योंकि हम भी बहुत किताबों का तथ्यों का बहुत किताबों से तथ्यों को संकलन करके लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक जगह इकट्ठा करके। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपके लिए लेके आऊं जो परीक्षा उपयोगी हो, और जहां से प्रश्न बनते हैं या बन गए हैं वहां से, क्योंकि जहां से प्रश्न बन गए हैं उन प्रश्नों को हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, क्योंकि क्लासेज फ्री हैं। पूरा टीजीटी पीजीटी का कोर्स हमने बीड़ा उठाया है, हम फ्री पूरा पाठ्यक्रम देंगे। तो आप सभी से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डीएस एकेडमी टीजीटी या डीएस एकेडमी डिस्कशन जो है उसमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। उसको जब आप उसमें जाके जब आप अपने को ऐड कर लेंगे तो आपको जो भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन या जो वीडियो आएंगी वो पहले वहां मिल जाएंगी आपको। तो एक बार जाके आप डीएस एकेडमी टेलीग्राम पे जाके डीएस एकेडमी टीजीटी या 2 चैनल हैं या डीएस एकेडमी डिस्कशन, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।